वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे बेवकूफ़ों की बस्ती। तरतीब और आवाज़ है फर्रुख शेख की। पुराने ज़माने की बात है, किसी गांव में एक बहुत नेक और सीधी सादी बुढ़िया रहती थी। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कमाल था, जो कारोबार के सिलसिले में कहीं परदेश चला गया था। छोटे बेटे का नाम जमाल था, जो उसके पास रहता था। वही उसकी देखभाल किया करता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन जमाल बीमार पड़ गया। बहुत इलाज मुआवजा करवाया, लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ और आखिरकार वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बुढ़िया बेचारी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अब उसकी देखभाल करने वाला कोई ना था। उसने अपने परदेसी बेटे कमाल को एक ख़त लिखा और अपनी हालत और जमाल की मौत की खबर भिजवाई। इससे पहले कि कमाल की तरफ से कोई जवाब आता, एक दिन एक मुसाफिर उस बुढ़िया के पास आया और बोला, अम्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक कर चूर हो चुका हूँ, ऊपर से रात भी होने को है। अगर इजाज़त दो तो मैं रात आप ही के घर में ठहर जाऊँ। रुक जाओ बेटा, कोई बात नहीं, रात ही तो रुकना है। कौन सा मेरा घर उठा कर ले जाओगे? वैसे कहाँ से आए हो तुम? मैं किसी दूसरी दुनिया से आ रहा हूँ अम्मा। दूसरी दुनिया से मुराद मुसाफिर के लंबे सफ़र की थी, लेकिन बुढ़िया बेचारी जो बहुत ही सादा थी और उसके दिलो दिमाग पर बेटे की मौत का असर था, वो गौर से इस मुसाफिर को देखने लगी, क्योंकि अपने दिल को समझाने के लिए वो भी अक्सर यही कहा करती थी कि उसका बेटा अब दूसरी दुनिया में चला गया है। उसे अपने मरहूम बेटे की याद आ गई और एक सर्द आ भर कर बोली, बेटा, क्या तुम सचमुच दूसरी दुनिया से आ रहे हो? मेरा बेटा जमाल भी पिछले ही महीने दूसरी दुनिया में चला गया था। क्या वो भी तुमसे मिला है? मुसाफिर, जो बहुत चालाक था, वो बुढ़िया की सादगी को भांप गया और बोला, ओहो, वो जमाल आपका बेटा है? अम्मा, मैं तो उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं और वो एक ही कोठरी में रहते थे। बहुत अच्छा लड़का है जमाल। कैसा है मेरा जमाल? क्या करता है वहाँ? कुछ खास अच्छा नहीं है। अभी तो उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला। बेचारा बकरियां चराता है। हाय, मेरा बेटा बकरियां चराता है। बेचारा मारा मारा चिरागाहों में फिरता होगा। वहाँ भी आराम नसीब नहीं हुआ बेचारे को। बिल्कुल अम्मा, बेचारा मारा मारा फिरता है। कपड़े भी तार तार हो गए हैं बेचारे के। तुम कब वापस जाओगे बेटा? माँ जी, परसों मुझे वहाँ पहुँचना है। तो फिर मेरा एक काम कर दो बेटा, मेरे पास कपड़े का एक थान रखा है। तुम वो थान और कुछ रुपए मैं देती हूँ, वो मेरे जमाल को दे देना। मुसाफिर ने रात बड़े आराम से वहां गुजारी और सुबह होते ही बुढ़िया की कोठड़ी का सफाया करके चलता बना। कुछ ही दिनों के बाद बुढ़िया का बड़ा बेटा वापस लौट आया। बुढ़िया ने उससे बातें करते हुए बताया, बेटा, जब तुम नहीं आए थे तो दूसरी दुनिया से एक आदमी आया था। दूसरी दुनिया में वो आदमी और जमाल एक ही कोठरी में रहते हैं। बता रहा था कि जमाल अभी तक तो बकरियां ही चराता है। बेचारे जमाल के कपड़े भी फट गए हैं। मैंने एक थान कपड़ा और 50 रुपए नकद जमाल के लिए इसके हाथ भिजवा दिए हैं। बुढ़िया की ये बातें सुनकर कमाल चौंक पड़ा। घाट घाट का पानी पीकर वो अब इतना सीधा नहीं रहा था। अब वो ऐसी चालबाजियों को खूब समझने लगा था। चुनांचे वो बोला, तुम वाकई बहुत सीधी हो अम्मा। भला दूसरी दुनिया से भी कोई वापस आता है? तुम जमाने के हेर फेर ही नहीं समझती। कमाल को रह रहकर अपनी माँ की सादगी और मुसाफिर की चालाकी पर गुस्सा आ रहा था। फिर वो सोच कर बोला, अच्छा अम्मा, तुम आराम करो, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। कमाल ने दिल में सोचा कि नाक की सीध में चलता जाऊंगा और उस वक्त तक चलता रहूंगा जब तक उसे कोई उसकी माँ से ज्यादा सीधा और बेवकूफ़ नहीं मिल जाता, और इरादा कर लिया कि जब तक इस नुकसान को पूरा न कर लूंगा घर वापस नहीं लौटूंगा। चलते चलते उसे एक गांव दिखाई दिया। वो सीधा उसी गांव की तरफ चल पड़ा। बस्ती से बाहर जब वो एक जिम्मेदार की हवेली के पास पहुंचा तो रुक गया। देखा कि खूब मोटी ताज़ी बकरी बंधी हुई है
पास ही उसके 3 खूबसूरत मेमने बैठे हैं। कमाल भी वहीं घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया और बकरी को झुक झुक कर सलाम करने लगा। अस्सलाम वालेकुम। कमरे की खिड़की से जिम्मेदार की बीवी ये सारा तमाशा देख रही थी। उसने अपनी नौकरानी को बुलाकर कहा, जरा बाहर जाकर देखो कि वो आदमी हमारी बकरी को झुक झुक कर सलाम क्यों कर रहा है। नौकरानी ने जाकर पूछा, ओ भाई, ये हमारी बकरी तुम्हारी क्या लगती है जो तुम इस तरह इसे सलाम करते जा रहे हो? बीबी, इसी की तलाश में तो मैं मारा मारा फिर रहा था। जिसे तुम बकरी समझती हो वही तो मेरी बीवी की रिश्तेदार है। कल मेरे भतीजे की शादी है, सभी रिश्तेदारों को दावत दे दी है, सिर्फ इसी का पता नहीं चल रहा था। मैं इसे शादी में आने के लिए दावत देने आया हूँ। अगर मालकन साहिबा इजाजत दें तो ये अपने बाल बच्चों समेत शादी की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। नौकरानी ने जाकर मालकन को बताया तो वो दोनों खूब हंसी। ये शख्स भी कितना बेवकूफ है जो एक बकरी जैसे जानवर को अपनी बीवी की रिश्तेदार समझता है और उसे शादी पर भी मदऊ कर रहा है। अच्छा होगा कि इसे और भी बेवकूफ बनाया जाए। मालकन ने नौकरानी के जरिए पैगाम भिजवाया, अगर ये तुम्हारी रिश्तेदार है तो उसकी शादी में शिरकत करने पर हमें कोई एतराज नहीं है, मगर इस बेचारी को तुम्हारा घर ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे अपने साथ ही लेते जाओ। कनीज, हमारी बकरी अपने रिश्तेदारों की शादी में जा रही है, इसे खूब सजा दो और सुनो, बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसमें 2 घोड़े और जुतवा दो। आखिर इसके रिश्तेदारों की शादी रोज रोज थोड़ी आएगी, जरा ठाठ से सवार होकर जाएगी। मालकन और उसकी नौकरानी ने बकरी और उसके मेमनों को खूब सजाया और गाड़ी में 2 घोड़े जतवा कर बकरी और उसके बच्चों को गाड़ी में बिठाया और लगाम कमाल के हाथ में थमाते हुए कहा, भाई, कोचवान तो घर पर नहीं है, हिम्मत करके आप खुद ही कोचवानी करो, लेकिन गाड़ी जरा धीरे चलाना, ऐसा ना हो कि हमारी बकरी या उसके बच्चों में से किसी को चोट लग जाए। आप बेफिक्र हैं मालकन साहिबा। उसने घोड़ों की लगाम थामी और अपनी राह ली। 2 घोड़ों की गाड़ी में सजी हुई बकरी यूं विदा हो रही थी जैसे कोई दुल्हन अपने मेके से विदा होती है, और कमाल इस ठाठ से गाड़ी हाँक रहा था कि जैसे कोई दुल्हन को लिए जा रहा हो। ये तमाशा देखकर मालकन और उसकी नौकरानी खूब हंसे। जब तक गाड़ी उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई, उनकी हंसी ने रुकने का नाम ना लिया। थोड़ी देर बाद जिम्मेदार भी घर पहुंचा तो बीवी को बहुत खुश पाया। वो सोच रही थी कि जब वो मियाँ को इस शख्स की बेवकूफ़ी का किस्सा सुनाएगी तो वो बेहद खुश होगा। बीवी कह के लगाकर हंसने लगी। हंसी के मारे उसका बुरा हाल था। उसकी हंसी जब जरा धीमी पड़ी तो जिम्मेदार ने पूछा, आखिर बात क्या है, मैं भी तो सुनूं। पूछो मत, आज तो कमाल ही हो गया। कितना मजा आ रहा था। तुमने तो देखा ही नहीं कि कैसे एक बेवकूफ यहाँ आया और घुटने टेक कर हमारी बकरी के सामने बहुत देर तक बैठा रहा। पूछने पर बोला कि ये बकरी उसकी रिश्तेदार है और वो उसे अपने भतीजे की शादी में शिरकत की दावत देने आया है। हाँ, मैं समझ गया तुमने क्या किया होगा। तुमने बकरी और उसके मेमनों को उस आदमी के हवाले कर दिया होगा। यही किया है ना तुमने? बिल्कुल यही तो किया है हमने। बल्कि इसे और ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए बकरी को खूब सजाकर घोड़े वाली बग्गी में भेजा है। तुम भी देखते तो मजा आ जाता किस ठाठ के साथ अपने रिश्तेदार की शादी में जा रही थी। बस रहने दो। क्या उसका कुछ अता पता भी पूछा तुमने? नहीं, ये तो हमने पूछा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि बेवकूफ वो नहीं था, बल्कि वो तुम सबको बेवकूफ बना गया है। किधर गया है वो? जिम्मेदार की बीवी ने उंगली से इशारा करते हुए उसे रास्ता बताया। जिम्मेदार ने फौरन अपना घोड़ा तैयार किया और उसका पीछा करने लगा। कमाल को पहले ही शक था कि अगर जिम्मेदार को पता चल गया तो वो जरूर उसका पीछा करेगा। कुछ देर बाद जिम्मेदार जंगल में पहुंच गया। कमाल को महसूस हुआ कि कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है। उसने घोड़ों और गाड़ी को झाड़ियों की ओट में खड़ा करके खुद जंगल से बाहर आ गया और अपनी टोपी उतार कर जमीन पर रखकर बैठ गया। इतने में जिम्मेदार भी वहीं आ गया। उसने कमाल से पूछा, ओ भाई टोपी वाले, इधर तुमने किसी को 2 घोड़ों की गाड़ी में जाते हुए देखा है? जी हाँ, देखा तो है हुजूर। उस घोड़े गाड़ी में एक बकरी और उसके 3 मेमने भी सवार थे, मगर उसे निकले तो काफी देर हो चुकी है। किस तरफ को गया है वो? मुझे उसको पकड़ना है। हुजूर, गया तो वो जंगल की तरफ है, मुझे रास्ता भी पता है। इस रास्ते में कई मोड़ आते हैं, ऐसा ना हो कि आप खुद भी भटक जाएं। अरे भाई, अगर ये बात है तो तुम मेरे साथ चलो, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। नहीं हुजूर, मैं नहीं जा सकूंगा।
میری اس ٹوپی کے نیچے ایک شکرا بیٹھا ہے، میں اسی کی نگرانی کر رہا ہوں۔ انکار نہ کرو بھائی، یہ گھوڑا لو اور تم ہی چلے جاؤ، تمہارے اس شکرے کی نگرانی میں کروں گا۔ اچھا چلو، پھر خیال رکھنا کہیں یہ اڑ نہ جائے، بہت ہی قیمتی شکرا ہے، یہ کہیں کھو گیا تو میرا مالک مجھے کچا چبا جائے گا۔ ویسے کیا دام ہوں گے اس شکرے کے؟ یہی کوئی 500 روپے کا ہوگا۔ تم پرواہ مت کرو، اگر یہ کھو گیا تو اتنی رقم میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ او نہیں سرکار، زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، مجھے اپنے مالک سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر میری زبان پر اعتماد نہیں تو یہ 500 روپے امانت رکھ لو۔ کمال نے روپے لے کر جیب میں ڈالے اور اسی کے گھوڑے پر سوار ہو کر چلتا بنا، اور ذمہ دار خالی ٹوپی کی پہرے داری کرتا رہا اور انتظار کرتا رہا، لیکن کمال واپس نہ لوٹا۔ انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتے دیکھ کر ذمہ دار اکتا گیا اور سوچا کہ ٹوپی کے نیچے تو دیکھے کہ شکرا کیسا ہے۔ اس نے ٹوپی کو دھیرے دھیرے اٹھانا شروع کیا، دیکھا تو نیچے کچھ بھی نہ تھا۔ ذمہ دار چلایا، بدماش، یہ وہی شخص تھا جس نے میری بیوی کو بھی بیوقوف بنایا تھا۔ ذمہ دار غصے سے آگ بگولا ہو کر گھر کی طرف چل پڑا۔ دوسری طرف کمال بھی 3 خوبصورت گھوڑے، ایک بگی اور 3 ننھے بچوں والی صحت مند بکری لے کر گھر پہنچ چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی کمال اپنی ماں سے بولا، اماں، اب میں ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم ہی سیدھی سادھی ہو، لیکن یہاں تو تم سے بھی زیادہ سیدھے سادے لوگ موجود ہیں۔ برائیاں بانجھ نہیں ہوتی، یہ بچے دیتی رہتی ہیں۔ اگر ہم درگزر کرنا سیکھیں گے تو برائیاں خود بخود کم ہو جائیں گی، ورنہ بدلہ لینے کی یہی روش اسی طرح ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتی رہے گی، اور کوئی سیدھا سادہ انسان کسی ہوشیار چالاک شخص کے ہاتھوں استعمال ہوتا رہے گا۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو کہانی میں آج کی کہانی بے وقوفوں کی بستی۔ مرکزی کرداروں میں شامل تھے عمر مسعود، مزمل اشرف، عائشہ شاہد، عشا شہزاد، سلمان منیر اور مناہل صفدر، اور اس کہانی کو پروڈیوس کیا ہے فاروق شیخ، اسد فریدی، سلمان منیر اور ٹیم نے۔